Yes, कैंडिडेट्स sir. थे। Sir. हाँ. अच्छा, हाँ हाँ, विपुल देवांगन इज ओके, गुड। चलिए शुरू करिए। Good evening, everyone. We are the last batch of this online session, that is batch 49 to 55. So Vipul and Surinder had done with PPT. Soumya and Yashvardhan had provided with the materials. And here, Smriti, Srishti, and myself, Tushar, we are going for the explanation part. First of all, our topic is factors affecting architectural acoustics and their remedy. Before moving on to the explanation part, I would like to thank Dr. ML Verma sir for providing us this opportunity. Thank you, sir. Now, I would like to start with architectural acoustics. First of all, what is architectural acoustics? The branch of science which deals with the planning of building or a hall with a view to provide best audible sound to the audience. This is known as architectural acoustics. And here we have some essential feature for good acoustics. First, the sound must be sufficient loud to reach at every part of hall. इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जो साउंड है वो नॉर्मली थोड़ा हाई होना चाहिए ताकि वो हॉल के हर पार्ट में सफिशिएंट हो सुनने के लिए. सेकंड, दो नो इको साउंड शुड हैपन. थर्ड, देयर शुड बी रेसिस्टेंस सॉरी देयर शुड बी रेजोनेंस within the building. Now, I would like to hand over Srishti for further part. Thank you, Tushar. Now, moving ahead, let us see what are the factors that affect architectural acoustics. So, as you all can see, there are 6 types: reverberation time, loudness, echo, Echelon effect, noise, and the resonance. Vipul, next slide, please. So, now let's start with reverberation, the prolonged reflection of sound from the surface or persistence of audible sound after the source has stopped to emit sound. सो बेसिकली अगर हम इसको इजीली समझने की कोशिश करें तो क्या है, एक सोर्स हमें प्रोवाइड किया गया है, वहां से हमको साउंड वेव्स मिल रही हैं. अब अब वो साउंड हमको सुनाई कैसे देगा? वो क्या होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन वो एक्सपीरियंस करता है फ्रॉम द सर्फेसेस. अब आपका सरफेस कुछ भी हो सकता है, आदर इट कैन बी अ वॉल, फ्लोर और इट कैन बी अ सीलिंग एज वेल. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन बोलते हैं. ओके, अब माइंड में आता है कि रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है. सो द टाइम टेकन फॉर द साउंड ऑफ फॉल below the minimum audibility measure from the instant when the source stops sounding. क्या बोल रहा है कि जब सोर्स है वो अपना साउंड एमिशन वो बंद कर देता है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद साउंड वेव्स एक पॉइंट के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे ऑडिबल उसकी कम होती जाती है, मतलब वो मिनिमम ऑडिबिलिटी में चला जाता है. तो ये थ्रू आउट प्रोसेस के लिए अगर जो पूरा टाइम टेकन है उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन टाइम बोलते हैं. सो बिलो द हेडिंग रिवर्बरेशन टाइम यू कैन सी सम पॉइंट्स. वहां पे हमको कुछ कंडीशंस दिख रहे हैं. क्या बोलता है कि रिवर्बरेशन, इफ द रिवर्बरेशन टाइम इज टू लार्ज, तो क्या होगा? साउंड ओवरलैप होगा, जिसकी वजह से हमको वॉइस क्लियर नहीं सुनाई देगी. क्या होगा? हमको एको में रिजल्ट होगा. ठीक है. अब इन केस क्या बोल रहा है कि रिवर्बरेशन इफ टू स्मॉल होगा, काफी कम होगा, तो उससे क्या है, लाउडनेस हमको इनसफिशिएंट पड़ जाएगा, जिसके वजह से इनऑडिबिलिटी रिजल्ट होगी. ठीक है. अब हर जगह का, चाहे वो हॉल हो, चाहे वो रूम हो, या कुछ भी कोई भी एरिया हो, वहां का रिवर्बरेशन टाइम रेंज क्या करता है? वेरी करता है. सो आप लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि क्लासरूम रिवर्बरेशन टाइम कितना दिया हुआ है? रेंज ऑफ 0.4 to 0.6 seconds. Next slide, please, Vipul. Vipul, next slide, please. Okay, so here we have Sabine's formula.
the time taken by the sound intensity to fall to 1 millionth of its original intensity after the source stopped emitting sound. क्या बोल रहा है कि जब जो सोर्स है वो अपना साउंड एमिशन बंद कर दिया है अब, तो ओरिजिनल इंटेंसिटी जितनी है साउंड वेव की उसका 1 मिलियंथ टाइम उसको इंटेंसिटी गिराना है. तो ये थ्रू आउट द टाइम जितना भी ले रहा है वो हम सेबाइंस फॉर्मूला से निकालते हैं. So according to Sabines, the reverberation time is given by T is equals to 0.1670 per AS. यहाँ पे अपना T क्या है, reverberation time है, और A क्या है, total absorption in room है. Next slide please. अब reverberation time को maintain करने के लिए हमको कुछ तो रेमेडीज देखनी पड़ेगी. अब वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग विंडोज एंड ओपनिंग्स. अब किसी हॉल में अगर बैठे हैं तो वहां पे हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? हम ऑडियंस की कैपेसिटी फुल कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑडियंस जितनी बैठा सके. दूसरा, जैसे हम थिएटर्स वगैरह में देखते हैं वहाँ पे हैवी कर्टेन्स और कुशंस प्रोवाइड किया जाता है. सो ये भी एक रेमेडी हो गया. बाकी बाय डेकोरेटिंग दी वॉल्स बाय ब्यूटीफुल पिक्चर्स, मैप्स एक्सेट्रा. आइदर आप अपने फ्लोर्स को भी कारपेट से कवर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने पूरी रेमेडी देख ली टू मेंटेन द रिवर्बरेशन टाइम. नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज विपुल. सो अब यहाँ पे नया दूसरा फैक्टर आता है, दैट इज अवर लाउडनेस. लाउडनेस क्या बताता है कि इफ अ लिसनर इज लिसनिंग तो उसको वो साउंड किस टाइप से सुनाई दे रहा है, आइदर इट्स सॉफ्ट और क्या आपको लोड पड़ रहा है सुनने में. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन वी डिटरमाइन इट. डिटरमाइन हम कैसे करेंगे? बाय द इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द साउंड वेव. उस साउंड वेव में कितनी इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ एनर्जी को देखते हुए. अब क्या पॉइंट आता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए वो कितना टॉलरेट कर सकता है. तो human ear can tolerate maximum 10 to the power -7 times of audible intensity. और ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. सो एज यू कैन सी इन द लास्ट पॉइंट दैट if intensity is very small the sound is not audible. अब क्या है कि लाउडनेस को हमको इंक्रीज करना है, मतलब उसको बैलेंस करना है. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय लुकिंग एट इट्स रेमेडी. रेमेडी में क्या बोल रहा है कि जहाँ पे मतलब जिन जगहों पे नॉइस ज्यादा है वहां पे हम एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एब्जॉर्बेंट एट प्लेसेस वेयर द नॉइस इज हाई. ठीक है. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? लाउड स्पीकर्स यूज कर सकते हैं. और आइदर वी कैन कंस्ट्रक्ट लो सीलिंग्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टुवर्ड्स द लिसनर. सो यहाँ पे हमने लाउडनेस को डिस्कस किया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. विपुल नेक्स्ट स्लाइड. Yeah, it's Vipul? presenting. हाँ ओके. Srishti, start. हाँ ओके सॉरी. सो हियर अगेन अ टॉपिक दैट इज फोकसिंग. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस है. सो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कॉन्वेक्स लेंस को लेते हैं तो वहां पे हमको क्या प्रोवाइड होता है? फोकस पॉइंट रहता है जहाँ पे कंसंट्रेशन हमको ज्यादा मिलता है. सिमिलरली अगर कोई कॉनकेव सरफेस है तो वहां पे हमको कंसंट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड मिलेगा, प्लस वहां पे लार्ज इंटेंसिटी भी मिलेगी. तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड फोकाई बोलते हैं. अब इसके वजह से क्या है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमको लार्ज इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन मिल रहा है, जिसके वजह से बाकी जो एरिया है वहां पे क्या हो जा रहा है? डिफिशियंसी हो जा रहा है साउंड रिफ्लेक्शन का. अब मान लीजिए अगर हाईली रिफ्लेक्टिंग पैरेलल सरफेस है, सो उसके कारण क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स जो है वो क्या क्रिएट करेंगी? स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट करेंगी. और ये सब की वजह से क्या होगा? जो साउंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन हो जाएगा.
अब इसको क्योर करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, अगर कर्व्ड सरफेस प्रेजेंट है तो हम वहां पे एब्जॉर्बेंट मटेरियल से उसको कवर कर सकते हैं, और आइदर हमने पहले भी देखा है कि सीलिंग कंस्ट्रक्शन हम लो कर सकते हैं। बेसिकली फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड। बाकी कुछ आइडियाज आप सभी को भी होंगे और कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट्स में भी लिखा है। सो विद दैट वी कैन ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो अभी तक हमने क्या क्या देखे हैं फैक्टर्स, रिवर्बरेशन टाइम देखा है, लाउडनेस देखा है और फोकसिंग देखा है। नाउ आई विल हैंड ओवर टू स्मृति फॉर फर्दर फैक्टर्स। Thank you, Srishti. Now moving to next factors, echo. Considering a situation in which the wall of the hall are parallel and separated by 34 meter, then echoes are formed. यहाँ होता क्या है, इको फॉर्म कैसे होता है, एक हॉल है जहाँ पे वॉल आपस में एक दूसरे के पैरेलल है और सेपरेटेड है 34 मीटर के डिस्टेंस से, तो यहाँ पे इको जैसा फिनोमिना होता है। कर्व सरफेस वॉल स्मूथ है अगर, वहां पे भी इकोज होंगे। ये कैसे होता है इको, इको होता है डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स रीचेज द लिसनर विद अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद लिसनर बैठा है, एक सोर्स है, वहां से साउंड आ रहा है, डायरेक्ट आया हमारे कान में और दूसरा रिफ्लेक्ट होकर किसी सरफेस से हमारे कान में आया 1 सेकेंड के बाद। इन दोनों के बीच में गैप आ गया, यहाँ पे इको फिनोमिना प्रोड्यूस होता है। तो अब इसको कम कैसे करें, कम करने के लिए इसको हम कम करने या खत्म करने के लिए इसको हम एस प्लेड साइड वॉल्स इंस्टेड ऑफ पैरेलल वॉल्स लगा सकते हैं। एस शेप में एस प्लेड रहेंगे वो। इससे क्या है, काफी हद तक इको कम हो जाएगा और एक्वेस्टिक क्वालिटी भी इंक्रीज करता है ये। और कैसे हम कम कर सकते हैं, अपोजिट वॉल्स में हम एब्जॉर्प्शन मटेरियल लगा सकते हैं और सीलिंग ऊपर हाई है वो, उससे भी इको काफी हद तक रिड्यूस होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट फैक्टर, विपुल नेक्स्ट साइड प्लीज। इक्लॉन इफेक्ट. Unwanted sounds are produced when people on staircase or floors or hard paved path due to the poor finishing of floor, structures, surface, effects, etc. अनवांटेड साउंड जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, स्टेयर केसेस में, फ्लोर्स में या फिर हार्ड पेव पाथ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर की फिनिशिंग अच्छी नहीं है या फिर स्ट्रक्चरल इफेक्ट के चक्कर में। तो अब इसके लिए ये क्या होता है, बेसिकली अनवांटेड साउंड जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ वहां से स्ट्रक्चर की वजह से या किसी और इफेक्ट की वजह से, इसको इक्लॉन इफेक्ट बोलते हैं। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं हम, या तो हम फिनिशिंग अच्छी दें फ्लोर्स की, स्टेयर केसेस की, या फिर हम फ्लोर्स और स्टेयर केसेस को कारपेट से कवर कर दें। इन चीजों से हम इक्लॉन इफेक्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज पीपल। Resonance. The vibration of the object in turns produce waves, sound waves. एक ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेशन करता है, साउंड क्या कैसे प्रोड्यूस होता है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा है, इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड वेव्स। अब frequency of produced vibration may match some frequency of the sound produced and result in resonance phenomena. साउंड टकरा रहा है किसी सब्सटेंस किसी ऑब्जेक्ट से, उसके बाद फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वो वाइब्रेशन के कारण ऑब्जेक्ट, ये हमारे जो ओरिजिनल साउंड है इससे थोड़ा सा अफेक्ट करेगा उस साउंड को, और इसके वजह से हमारा जो ओरिजिनल म्यूजिक है या ओरिजिनल साउंड है जिसको हम सुनना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा डिसऑर्टेशन आ जाएगा, जिसके वजह से ये हमारा रिजोनेंस कंडीशन होता है, रिजोनेंस फिनोमेना होता है। रेमेडीज क्या कर सकते हैं, जितने भी बॉडीज हैं जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर जिन पे साउंड टकरा के थोड़ा वाइब्रेशन करे और हमारे फ्रीक्वेंसी पे अफेक्ट कर रहा है, इनको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, डोप कर सकते हैं, या फिर इनकी जगह कोई और सुटेबल एब्जॉर्प्शन मटेरियल लगा सकते हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन ना हो, साउंड का एब्जॉर्प्शन हो जाए। और विंडो पैनल्स लगा के भी हम रिजोनेंस को डील कर सकते हैं रिजोनेंस के साथ। Next, from here on, Tushar will cover next factor and topic for the rest of the PPT.
Tushar, please. हाँ, thank you, Smriti. So the topic is noise. Noise. Let us know about noise. First of all, what is noise? Noise may be defined as unwanted sound. जो भी unwanted sound है उसे हम noise कहते हैं. Second, the noise may be due to high frequency of sound or intensity of sound or both. नॉर्मल मीनिंग यही है इस लाइन का कि जो नॉइस है उसे जो होता है ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड या फिर दोनों दोनों रीजन से. टू ओवरकम फ्रॉम नॉइस वी हैव सम ऑफ इट्स रेमेडीज. लेट अस सी व्हाट दे आर. द फ्लोर शुड बी कवर्ड विद कारपेट. जो फ्लोर है वो कारपेट से कवर रहना चाहिए. सेकेंड, द वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग शुड बी प्रोवाइडेड विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल. साउंड नॉर्मली यही मीनिंग है इस लाइन का. साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को सोर्स ऑफ नॉइस के पीछे रखना चाहिए. सो नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ नॉइस. लेट अस सी व्हाट दे आर. फर्स्ट, airborne noise. Second, structure borne noise. And the third, last one, inside noise. So starting with the first one, airborne noise. The noise that comes from outside through open windows, doors and ventilators. जो भी नॉइज विंडो के बाहर, डोर्स के बाहर से आती है उसे अपन एयरबोर्न नॉइज कहते हैं. इफ वी गो फॉर इट्स रेमेडीज, द हॉल और रूम कैन बी मेड एयर कंडीशन. जो भी अपन रूम या हॉल बनाते हैं वो एयर कंडीशन रख सकते हैं. सेकेंड, डोर्स एंड विंडोज विथ सेपरेट फ्रेम विथ प्रॉपर साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल. डोर्स एंड विंडोज जिनके फ्रेम में साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं. Now moving on to the second type, that is structure borne noise. The noise which conveyed through the structure of the building, it occurs due to street traffic, operation of heavy machines, etc. जो भी noise जो आते हैं, जो स्ट्रीट ट्रैफिक्स रहते हैं, गाड़ी उड़ी जाती है घर के सामने से, या फिर जो भी ऑपरेशन होते हैं हमारे स्ट्रीट में, कंस्ट्रक्शन साइड में, जो हैवी मशीन्स के साउंड आते हैं उससे जो नॉइस होते हैं कंडक्ट, उसको स्ट्रक्चर बोर्न नॉइस कहते हैं. Let us look its remedies also. The noise can be eliminated using double walls with air space between them. इसका मतलब यही कि जो नॉइस है उसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं by using double walls with air space between them. Second, by covering the floor and wall with proper sound absorbing material. फ्लोर और वॉल को कवर कर सकते हैं साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से. Now it's turn for last type, that is inside noise. The noise which is produced inside the hall or room is called inside noise. It occurs due to machineries like air conditioners, fans, etc. जो भी नॉइस जो आते हैं जैसे फैन से या फिर एसी से, उसे अपन इनसाइड नॉइस कहते हैं. इट्स रेमेडीज आर साउंड प्रोड्यूसिंग मशीन्स can be covered by sound absorbing materials, that is pads, woods and absorbing curtains. जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग मशीन्स हैं उसको अपन कवर कर सकते हैं साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से, जो भी दैट इज पैड्स, वुड एंड एब्जॉर्बिंग कर्टेन्स. नाउ देयर इज आल्सो अ टर्म that is known as decibels. So look, what is decibels? A measurement of how loud a sound is, that is dB. You can look at the sum of the decimals unit for the following, such as breathing 10, quiet room 20. There are many you can see here. So now there is one more topic that is known as sound absorbing materials. The materials which absorb the sound waves and help in reducing reflection of sound waves in a room or hall are known as sound absorbing materials. The material should be cheap, easy available, good looking, etc. जो मटेरियल है वो सस्ता होना चाहिए, easily available होना चाहिए और एक good looking होना चाहिए. Secondly, good resistance to fire. Third, efficient over a wide range of frequencies. And the last one, high sound absorbing efficiency. Here we concluded our presentation. Thank you so much everyone for your patience listening. Thank you, sir. Okay, Thank you. good, Thank very you, good. sir.
Very good presentation. So most of the lectures presentation was informative, maximum information से था. लॉजिक और के केस में थोड़ा बहुत तुमको वेव्स का इंफॉर्मेशन इसके लिए होना चाहिए. लाइट वेव्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है, इवन साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा हुआ है. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और बीट्स वगैरह कैसे क्रिएट होता है, स्टैंडिंग वेव्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये इनका थ्योरी हल्का सा आइडिया हो तो ये लेक्चर्स को इजीली से समझा जा सकता है. और मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स जो तुम लोगों ने दिया है वो अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनरी था. अपने आप में तुम लोगों ने बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन किया और इसके लिए थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन. तो दिस वाज अ गुड वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा किए हो. सो इसका मार्किंग सिस्टम पे देखते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है. सो जो डिस्कशन सेशन होगा, कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस होंगे. हम लोग मंडे को 2:30 से 4 के बीच में मिलते हैं और उस पर मेन टॉपिक पर अपन डिस्कस करके इस यूनिट को कवर करेंगे. ओके, थैंक यू ऑल. सो इट्स नाउ 8:31. 1 मिनट हम लोग ज़्यादा हो गए हैं. हाँ, सो थैंक्स. नाउ यू कैन लीव द मीटिंग. Thank you, sir. Thank you, sir.